Students, myself Arvind Kumar, PGT Physics from Genius Public School। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। यहाँ हमें, जैसा अभी आप लोगों को पता है, इस सेशन हमारा RBSC के सिलेबस ने जो NCERT की बुक्स को अडॉप्ट कर लिया है और अब हम NCERT बुक्स को ही वापस से फॉलो करेंगे, ठीक है। और NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग पहली यूनिट है हमारे पास, यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। ओके, तो इस फर्स्ट यूनिट को हमें यहाँ स्टडी करना है। फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी को स्टडी करना है। इस स्थिर वैद्युतिकी में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। एक तो फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर सेकंड। पहले चैप्टर में हम आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और आवेश गतिशील है तो क्या होगा, रुका हुआ है तो क्या होगा। इस पहले चैप्टर में बेसिकली हमें स्थिर आवेश के बारे में, पहली यूनिट में पूरी में स्थिर आवेश के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आवेश के चारों ओर हमें कुछ विभव देखने को मिलता है। हमें किसी दूसरे आवेश को अगर उसके विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो हमें उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो विभव विभवांतर और धारिता के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें धारिता और विभव के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है। इन दोनों चैप्टर्स में हम आवेश को स्थिर मानेंगे। तीसरे चैप्टर से हमारा आवेश गतिशील होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और चौथे और पांचवें चैप्टर में गतिशील आवेश के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम वहाँ पढ़ेंगे। और छठे चैप्टर में उसी चुंबकीय क्षेत्र को चेंज करेंगे और सातवें में प्रत्यावर्ती धारा बनाएंगे। बेसिकली आपका जो फर्स्ट बुक का जो पोर्शन है वो सारे चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए मैं कोई भी चैप्टर बीच में से शुरू नहीं कर सकता हूँ, ठीक। आपको अगर पूरा सिलेबस पढ़ना ही है तो सारा सिलेबस एक सीक्वेंस से दिया जाएगा, ठीक है। और मेरा पर्सनली आपसे ये कहना है कि आप NCERT बुक को फॉलो करें, NCERT के एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड टू वर्ड उस बुक को पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीशन के क्वेश्चंस भी आपके NCERT बुक से ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में। ओके, पहला टॉपिक है हमारा आवेश। क्वेश्चन ये आता है कि जी आवेश होता क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इसको चार्ज। तो क्या होता है भाई आवेश? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपनी मूल प्रकृति के हटकर, मूल प्रकृति के अलावा किसी दूसरे तरीके का व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस गुण को हम कह देते हैं आवेश। बुक्स में, गाइड में आपको अलग अलग परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन बेसिकली आवेश का मेन गुण धर्म जो है वो यही है कि आप किसी वस्तु पर आवेश एक बार प्रेरित करवाएं, जनरेट करवाएं, एक बार उस पर आवेश आवेशित कर दें और उसके बाद वो वस्तु जो है वो धात्विक परत कह लें, वो अपने मूल गुण के अलावा दूसरे तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देती है। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक स्केल को रब किया। एक स्केल है आपके पास। अब ये स्केल लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है ना, कांच का हो सकता है। इसको आपने बालों में रब किया, बालों में अगर रगड़ा और छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट करना शुरू किया आपने, तो आप देखते हैं ये छोटे छोटे टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ये आकर्षित हो रहे हैं। अब एक चीज़ सोचने वाली है, ये जिस भी पदार्थ का ये स्केल था, ठीक है, क्या उस पदार्थ का ये गुण था कि वो कागज़ को आकर्षित करे? ऐसा गुणधर्म नहीं था। अच्छा, क्या कागज़ के टुकड़ों का ये गुणधर्म था कि वो इन जो है कांच या प्लास्टिक है इनकी तरफ आकर्षित हो? तो इनका भी ऐसा कोई गुणधर्म नहीं था, ठीक है। इन दोनों में कुछ नई चीज़ ऐसी डेवलप कर दी हमने, कुछ नया चीज़ ऐसा कुछ बना दिया कि अपने मूल गुणों को छोड़कर अलग तरीके से व्यवहार करने लग गए। इस गुण को हम कह देते हैं आवेश, ठीक है। तो आवेश की एक सिंपल सी आप परिभाषा लिख सकते हैं, सिंपल सी, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली नहीं है।
कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने मूल व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप आवेश बता सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेशों के प्रकार आपने पढ़े हुए हैं 2। एक तो धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव। ऋणात्मक। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 आवेश आपने पढ़े हुए हैं। इन दोनों आवेशों को के गुण भी आपने ना 9th और 10th क्लास में ऑलमोस्ट आपने शायद पढ़े होंगे। हमने ये पढ़ा कि समान आवेश जो हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं, नेगेटिव आवेश। ओके, हमने बात पढ़ी कि जी समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश आकर्षित करेंगे। असमान आवेश आकर्षित करेंगे, आकर्षित प्रकृति दर्शाते हैं, और समान आवेश प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां समान आवेश भी, ये देखो ये वाले ये भी आकर्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक विशेष परिस्थितियां हमारे पास ऐसी हैं। तो हालांकि आज तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां समान आवेश भी आकर्षित हो सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है देखें। जब एक आवेश दूसरे की तुलना में अत्यधिक हो तो समान आवेश भी आकर्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ध्यान दो। मान लो अगर एक पॉजिटिव आवेश है, ये है कोई पॉजिटिव आवेश, और इस पॉजिटिव आवेश पर जो आवेश है वो हमारे पास है लगभग 10 की पावर 6 कूलम। 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख कूलम आवेश है इसके ऊपर। और ऐसा ही कोई दूसरा गोला है जिस पर है तो पॉजिटिव आवेश लेकिन है बहुत कम, 10 की पावर -6 कूलम। इसका मतलब 0.0000 करके ऐसे 1। ओके, इतना कूलम आवेश है। यहाँ 10 लाख कूलम। ओके,
तो 10 लाख कूलम और एक पर 0.0001 दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, कारण होता है प्रेरण के कारण। कारण पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं प्रेरण के कारण। अब होता क्या है प्रेरण, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ये प्रेरण घटना होती कैसी है। इस प्रेरण के कारण दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। तो भैया हमने दो टाइप के आवेश पढ़ लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जब आवेश स्थिर हो। ठीक है, तो पहले तो हम ये आवेश का स्थिर और गतिशील वाला फंडा थोड़ा सा समझें। ठीक है, अगर आवेश स्थिर है तो क्या होता है और गतिशील है तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान दें, अगर आवेश स्थिर है तो इसमें स्थिर आवेश के चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र मिलेगा। स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र मिलता है। गतिशील आवेश दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है समान वेग से गतिशील, और एक हो सकता है त्वरित गतिशील। समान वेग से गतिशील है तो क्या होगा, और त्वरित अगर गति है तो क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें समझनी है। स्थिर आवेश का एग्जाम्पल देखो जी। सबसे पहले अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्थिर आवेश के। जैसे एक एग्जाम्पल तो हमने वो स्केल वाला ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, कि स्केल को आप कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ये भी स्थिर आवेश का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, काफ़ी देर से टीवी की स्क्रीन अगर चलती हो, उसके पास अगर आप अपना हाथ लेके जाते हैं तो आपने ये हाथों पे रोंगटे फील किए होंगे, है ना। ये भी आपके स्थिर आवेश का ही एक गुणधर्म है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को एक चेयर पे बिठाएं और अगर उस चेयर को ऐसे पीटते हैं हम लोग, तो उस चेयर पर बैठे व्यक्ति के ऊपर भी पॉजिटिव आवेश आ जाता है, और जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो आपको वहाँ भी एक शॉक फील होता है। ठीक है, तो आप इसको स्थिर आवेश की जो है कैटेगरी में ले सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में आपकी शर्ट में से जो स्पार्किंग होती है, ठीक है, वो भी स्थिर आवेश का ही गुणधर्म है। कोई सिल्क की बेडशीट पर आप हाथ फिराते हैं, वहाँ आपको स्पार्किंग फील होती है, वो भी स्थिर आवेश का गुणधर्म है। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल से बच्चे ये हिंट लगा लेते हैं कि जी स्थिर आवेश की वजह से झटका नहीं लगता होगा या करंट नहीं लगता होगा। ठीक है, ये बच्चों ने ये आइडिया बना लिया कि जी हाँ स्थिर आवेश की वजह से करंट नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये याद रखें, बिजली का गिरना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। बिजली का गिरना या बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, एक्चुअली गिरना तो सही वर्ड नहीं आएगा, बिजली का चमकना जो है वो स्थिर आवेश की वजह से होता है। ओके, कारण बादलों में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे धूल के कण हैं, वायु के, उसमें हवा के कण भी हैं, और हवा पानी भी है, पानी के कण भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कण हैं, और ये इन सारे कणों से भरा हुआ बादल जब इतनी हवाओं में, इतनी तेज़ में जब चलता है तो ये कण आपस में घर्षण करते हैं, और घर्षण के कारण उस पर आवेश प्रेरित हो जाता है, और इस आवेश को हम क्या कह देते हैं, स्थिर आवेश। ये स्थिर आवेश के कारण होता है। तो बिजली जो गिरती है वो स्थिर आवेश की वजह से होती है, और देखें कितना ज़बरदस्त शॉक लगाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम स्थिर आवेश के ले सकते हैं। तो हमने अपनी डेली लाइफ में स्थिर आवेश को भी एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, फिर बात आती है गतिशील आवेश की। जब आवेश गतिशील होता है तब हमें उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से धारा बनती है। ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलते हैं जब समान वेग से गतिशील है। हमने धारा भी बनानी है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को पढ़ना है। ठीक है, और आपके घरों में जो एसी आ रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा जो बन रही है, वो इसी गतिशील आवेश के कारण बन रही है। नाउ नेक्स्ट आती है कि अगर आवेश त्वरित गति से गतिशील हो, अगर आवेश त्वरित गति से गतिशील होगा तब ये विकिरण उत्सर्जित करेगा।
तब फिर विकिरण उत्सर्जन होता है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का बनना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का बनना वो गतिशील आवेश में भी त्वरित अगर गति है तो हमने 3 टाइप के यहाँ आवेशों की गति पढ़ ली, 3 टाइप से पढ़ लिया कि एक अगर आवेश स्थिर हो तब कैसे काम करेगा और उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और ये सब चीज़ें मिलेंगी। गतिशील हो तो 2 तरीके से हो सकता है, समान वेग से गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, त्वरित वेग से गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो मिलता ही है, वो रेडिएशन और जनरेट करता है। जैसे विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे प्रकाश क्षेत्र प्रकाश तरंगें जो हैं, आप प्रकाश भी देखते हैं तो ये रेडिएटेड आवेश की वजह से है, ये एक्सेलरेटेड जो है चार्ज की वजह से है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आवेश के बारे में अभी तक हमने मोटा माटी इतना पढ़ लिया है कि जी किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वह अपने मूल व्यवहार से अलग व्यवहार करना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, धनावेशित और समान असमान आवेश हैं तो आकर्षण प्रकृति दर्शाएंगे, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण प्रकृति दर्शाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद ये स्पेशल कंडीशन थी भाई, ठीक है। अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बाकी अब तक किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, आ सकता है, ठीक है। ये एक आवेश बहुत बड़ा हो, ये बात भी ध्यान रखें कि परिमाण में बड़ा हो, परिमाण में अधिक होना चाहिए। ठीक है, परिमाण में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप कहते हैं जी साइज़ में बहुत बड़ा आवेश है, नहीं, साइज़ में बड़ा नहीं चाहिए, परिमाण में। अगर दोनों पॉइंट साइज़ भी हैं, जैसे ये पॉइंट साइज़ भी हो सकता है, इस पर भी 10 की पावर 6 आवेश हो सकता है, इस पर 10 की पावर -6 आवेश हो सकता है, फिर भी दोनों आकर्षित कर सकते हैं। ओके, तो आकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, परिमाण से फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान दें। आवेश अगर स्थिर रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र बनेंगे, गतिशील होंगे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी बनेंगी। आगे चलते हैं, आवेश के बारे में और डिटेल में बात करें तो आप जब गाइड में पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ना बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम भी दे जाएंगे कि जी आवेश का ये गुणधर्म है, ये साइंटिस्ट का काम है, कभी भी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, कि जी कहाँ से आवेश आया या इतने ईस्वी पहले ये आवेश आया, ये सब आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स को फिज़िक्स के हिसाब से पढ़ो, ओके। गाइड्स पढ़ो, नो डाउट, किताबें पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप पहले कंसेप्ट क्लियर करके जाएं और फिर वहाँ जाके किताबों में इनको ढूंढें और किताबों में इन टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। नाउ नेक्स्ट देखें, आवेशित करने की विधियाँ या आवेशन की विधियाँ। तो किसी वस्तु को आवेशित करना है, कितनी विधियाँ हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता हो कि आवेशन होता क्या है, ठीक है, आवेशन होता क्या है, ऐसे एक्चुअल में ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम आवेशन कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें, हर पदार्थ, हर परमाणु न्यूट्रल होता है, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता। परमाणु में एक पॉजिटिव है जिसको आप नाभिक कह देते हो, प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन है, ये नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टोटल आवेश जो है, कुल आवेश क्या बन जाता है? कुल आवेश हो जाता है 0, ठीक है, कुल आवेश यहाँ 0 हो गया जी। ऐसे हर परमाणु 0 है, ठीक है, तो हर वस्तु पर कुल आवेश 0 रहता है। आवेश करने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु आवेशित हो रही है, आवेशित होने का मतलब क्या है? 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीक़ों से आप दो ही मतलब से आप आवेशन कर सकते हो। या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो या इलेक्ट्रॉन घट जाएं, बढ़ जाएं, कम ज़्यादा हो जाएं, जो भी है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो तब हम कहेंगे जी हाँ वस्तु आवेशित हो गई। या दुर्वण हो जाए उनका, ठीक है, उनका दुर्वण हो जाए कि पॉजिटिव का जो भी पॉजिटिव है उसका असर एक तरफ भारी, एक तरफ ज़्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए, निकले नहीं इलेक्ट्रॉन, किसी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना, कम ज़्यादा होना भी आवेशन होता है। या उनका ध्रुवन हो जाना, ओरिएंटेशन हो जाना, इंग्लिश में कह सकते हैं आप, ओरिएंटेड अगर हो जाए, ध्रुवण हो जाए, तब भी हम उसको क्या कह देते हैं, आवेशित होना कह देते हैं। अब अगर हमारे इन दो प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास अलग अलग तरीके हों तो उसको हम किस में काउंट कर देंगे, आवेशन की विधियों में। काम हमें ये दो ही करने हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या उनका ध्रुवण करना है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन निकाल किससे सकते हैं बताओ। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है अब तक कि जी इलेक्ट्रॉन जो है किन किन विधियों से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हैं। देखो आवेशन की विधियाँ अगर देखी जाएँ, वैसे तो बहुत सारी विधियाँ आएंगी लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में 3 विधियाँ दी हुई हैं। सबसे पहली है चालन विधि, ठीक। अच्छा, दूसरा देखें, एक तो थी चालन विधि, दूसरी है घर्षण विधि, घर्षण के कारण हम आवेश बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी है प्रेरण विधि, या प्रेरण के कारण आवेश बना सकते हैं। अब इनके अलावा जो एक्स्ट्रा है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, जो एक्स्ट्रा है उनके बारे में और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा विधियां हैं। जैसे आप किसी धात्विक परत को गर्म करें, ताप के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, किसी चीज़ को गर्म करते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया, आवेशन। आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, जब हीटर की नई नई तार खरीदते हो तो वो तार अलग तरीके की होती है। उस तार को आप कई बार गर्म करते हो, ठंडा करते हो, गर्म करते हो, ठंडा करते हो, 2 महीने बाद देखते हो वो तार उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रही, ठीक है। पहले जितनी स्मूथ नहीं रही है तार, ओके। ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करते हैं हम। तो ताप के कारण भी इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल देखें तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन आप करवा सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण कैसे होगा, तो एक तरफ पॉजिटिव आवेश रखें, यहाँ धात्विक प्लेट रखें, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। किसी धात्विक परत को यहाँ रखते हो तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को इस विद्युत क्षेत्र द्वारा यहाँ बाहर खींचा जा सकता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पॉसिबल है। अच्छा, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण भी जो है इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन पॉसिबल है। आप एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को जो है निकाला जा सकता है। तो ऐसे हमारे पास कुछ अलग अलग विधियाँ और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पहले चैप्टर के सिलेबस में है वो हमें 3 ही पढ़नी है, चालन विधि, घर्षण विधि और प्रेरण विधि, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कल इसी टॉपिक से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप साथ साथ पढ़ते चलें। और फिज़िक्स बहुत इजी है। 12th में अब आप NCERT पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके कॉम्पिटिशन्स में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। बाकी कल जो है नेक्स्ट क्लास यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।